नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 50 साल पहले दिसंबर का महीना, दिल्ली में सर्दी दस्तक दे चुकी थी, लेकिन सरहद पर तपिश इतनी बढ़ रही थी कि उसकी गर्मी पूरे देश में महसूस हो रही थी। सेनाएं बैरक से बाहर थीं। एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा था जिससे पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल बदलने वाला था। भारत अपने पड़ोसी से युद्ध के मुहाने पर था। ये ऐसी जंग थी जिसमें दुनिया की महाशक्तियों को भी चुनौती दी जानी थी। 1947 के बाद पहला ये एक मौका था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा था। तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर शानदार जीत को 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय फौज के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, जो इतिहास में किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर है। पाकिस्तान पर जीत के गोल्डन जुबली ईयर्स में मैं आपको 1971 के उन शूरवीरों की कहानी सुनाऊंगी, उस पराक्रम की कहानी बताऊंगी जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। इस स्पेशल सीरीज में मैं आपको 1971 युद्ध के उन शूरवीरों से भी मिलवाऊंगी जिनके हिमालय जैसे हौसले के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और एक नए मुल्क का जन्म हुआ, जिसे आज की तारीख में दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। (1947) से 1971 तक पाकिस्तान का भूगोल बिल्कुल अलग था। जो एक देश था, लेकिन उसके दो हिस्से थे। एक तरफ था पाकिस्तान का वो हिस्सा जो आज भी वजूद में है, और दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज की तारीख का बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों को भारत का 2000 किलोमीटर का भूखंड अलग करता था। एक तरफ पंजाबी, सिंधी, बलोच और पख्तून थे, तो दूसरी तरफ सिर्फ बंगाली भाषी लोग थे। पश्चिम और पूर्व बिल्कुल अलग अलग थे। दोनों को जोड़ने वाली सिर्फ एक चीज थी, और वो था एक धर्म, इस्लाम। बोलचाल अलग थी, रीति रिवाज अलग थे, खान पान अलग था और सोचने का तरीका भी अलग था। पश्चिमी पाकिस्तान पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, और मामला तब और संगीन हो गया जब उर्दू को पूरे पाकिस्तान की एकमात्र भाषा बनाने की तैयारी हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उनकी पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीत ली। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को 81 सीटें मिली थी, लेकिन भुट्टो विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं हुए। पीपीपी के दबाव में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। यहीं से शुरू हो गई पाकिस्तान के विभाजन की मुहिम। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान के विभाजन की बीज पड़ चुके थे। इस मुहिम में 7 मार्च 1971 की तारीख हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी। पूरे ढाका में जय बांग्ला के नारे गूंज रहे थे। आज के बांग्लादेश और तब के पूरे पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। ढाका के रेस कोर्स मैदान में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ अपने नेता यानी शेख मुजीबुर रहमान का इंतजार कर रही थी। देखे जान ঢাকায় আসেন কিভাবে আমার গরিবের উপরে আমার বাংলার মানুষের অবুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। জয় বাংলা।
शेख मुजीब पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों की अगुवाई कर रहे थे। दिसंबर 1970 में हुए चुनाव में 2 सीटों को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर मुजीब की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की जोड़ी ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। मुजीब रहमान थे, वो मैक्सिमम वोट से जीते थे। जब वो जीते तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोला कि जो बांग्लादेश है इसका प्रधानमंत्री या जो इसका इंचार्ज है वो मुझे बनाया जाए। पाकिस्तान, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो बांग्लादेशी को अपने बराबर नहीं समझते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए और साथ जो मेन पाकिस्तान है वो भी जो अभी जो पाकिस्तान है वो है, तो उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया। मुजीब ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, जिनकी अगुवाई मुजीब कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान की समस्या का सियासी हल खोजने के लिए याह्या खान ढाका पहुंचे। वो तारीख थी 23 मार्च 1971। मुजीब को आजाद बांग्लादेश से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। बात नहीं बनी तो जनरल याह्या खान अपने पूरे दल बल के साथ वापस इस्लामाबाद लौट गए। शाम से ही फौजी बूटों की आवाज ढाका के हर हिस्से में सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे रात के अंधेरे में ढाका पर पाकिस्तानी आर्मी ने हमला बोल दिया हो। दरअसल ये ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत थी। ढाका यूनिवर्सिटी को लोकतंत्रीय विचारों का गढ़ माना जाता था। पाकिस्तानी सेना के जवान रातों रात ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र और प्रोफेसर्स पर यमराज की तरह टूट पड़े। कितने छात्र मारे गए, कितने प्रोफेसर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिए गए, इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की सेना में पश्चिमी इलाके का दबदबा था। सेना को किसी भी सूरत में पूर्वी पाकिस्तान की सरपरस्ती मंजूर नहीं थी। राष्ट्रपति याह्या खान ने एक और पंजाबी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया। टिक्का खान के हाथ में ईस्टर्न कमांड की बागडोर भी आ गई और यहीं से शुरू हो गई टिक्का खान के जुल्मो सितम की कहानियां। एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख लोग ऑपरेशन सर्च लाइट में मारे गए। 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने ही देश की फौज के जुल्म से बचने के लिए भारत में शरण लेने लगे। जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान में कसाई कहा जाने लगा। अप्रैल महीने में तो किसी दिन 50,000 से भी अधिक शरणार्थी भागकर भारतीय इलाकों में शरण लेने लगे। पूर्वी पाकिस्तान से भागकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम पहुंचे लाखों शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए। भारत की ओर से लगाए गए शरणार्थी कैंपों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। साल 1971 के मई महीने में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविर में पहुंची। वहां से लोगों से पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म की दर्दनाक कहानियां सुनी। शरणार्थियों को मदद का पूरा भरोसा दिया। आप अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए अपने देश को छोड़ के हमारे देश आए हैं, लेकिन अन्याय और अत्याचार दूर तब होगा जब लोग वहीं रह के उससे लड़ें। हमारा देश गरीब है, लेकिन तब भी जब कोई कठिनाई में होता है तो हमारे सब लोग चाहे कितने ही गरीब हों उनकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। अब इंदिरा गांधी के सामने डबल चुनौती थी। पहली, पूर्वी राज्यों में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव रोकना। दूसरी, शरणार्थियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना।
इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान जिसे अंदरूनी मसला बता रहा है वो अंदरूनी नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई और शरणार्थियों की समस्या भारत के लिए सिरदर्द बन रही थी। इतनी बड़ी तादाद में शरणार्थियों का बोझ झेलना भारत के लिए मुमकिन नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेहद चिंतित थी। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ को बुलाया। उनसे पूछा कि क्या भारत सैनिक कार्रवाई से पाकिस्तान को रोक सकता है। मामला पेचीदा था। सैन्य रणनीति के मास्टर मानेकशॉ ने कहा कि युद्ध का मतलब पूर्व और पश्चिम दोनों फ्रंट पर लड़ाई होगी और गर्मी के मौसम में चीनी सरहद से भी फौज हटा नहीं सकते। पश्चिम इलाके में युद्ध का मतलब है पंजाब के लहलहाते खेतों पर भी टैंक चलेंगे। अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान होगा, इसलिए गर्मियों में युद्ध संभव नहीं था। यह भी आशंका थी कि युद्ध मानसून के मौसम तक खिंच सकता है, जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। इंदिरा ने सैन्य रणनीति तैयार करने का पूरा जिम्मा सैम मानेकशॉ को दे दिया और खुद कूटनीतिक तैयारियों में लग गई। उधर शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुई नाइंसाफी और जनरल टिक्का खान के कत्ले आम ने बंगाल रेजिमेंट के सिपाहियों को भी बागी बना दिया। इंदिरा ने शरणार्थी समस्या पर विचार के लिए कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें तब के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया। बंद कमरे में तब क्या क्या बात हुई थी, इसका खुलासा बाद में खुद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने किया। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, बहुत नाराज थी और मुझे पूछा कि कुछ करना पड़े एकदम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। कहता ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आप फौज ले जाओ। तो मैं तैयार नहीं हूं। आपने आप बोला जल्दी अंदर चले जाओ। कैसे चले जाओ? मेरे सब फॉर्मेशन कहाँ है, आर्मड ग्रुप है झांसी बबीला के एरिया में, दूसरा डिवीजन है नीचे आंध्र प्रदेश में वगैरह। कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं अभी। तो काफी नाराज थी मेरे से मेरे साहब, मगर आखिरकार मान गई और मैंने कहा जब मैं तैयार होऊंगा आपको बता दूंगा। और मैंने आला में आला प्रिपरेशन किया। इंदिरा गांधी के दिमाग में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को हल करने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ था, लेकिन आर्मी चीफ सैम उस फॉर्मूला पर तत्काल अमल के लिए तैयार नहीं थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए ठोस रणनीति के साथ पुख्ता तैयारी की जरूरत पड़ती है। जनरल सैम का अपना तर्क था। उन्होंने कहा भाई हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जो अगले 5 महीने उन्होंने तैयारी की, मुक्ति बाहिनी को भेज दिया, नेवी के डाइवर्स के साथ भी भेज दिया, ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो गया है उधर भेजा उनको, और उनसे जो कारोबार हुआ 60,000 टन जहाज उन्होंने डुबा दिए। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में जब अपने ही मुल्क के लोगों पर सिपाहियों को गोली चलाने और अत्याचार करने के आदेश मिलने लगे, तो पूर्वी बंगाल रेजिमेंट के अफसरों और जवानों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। करीब 7,000 सैनिक, पैरामिलिट्री जवान और पुलिस वालों ने आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स का जन्म हुआ। बुचर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का बुचर जो था जनरल टिक्का खान, उसको छोड़ दिया था। बाद में उसको एक और तगमा मिला, बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। मतलब उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बेलगाम कर दिया आदेशों के साथ कि मारो लोगों को। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और जितने भी कामयाब लोग हैं, उनको ख़त्म करो। इस बीच पाकिस्तानी हुकूमत ने पूर्वी पाकिस्तान के मामले में एक व्हाइट पेपर जारी किया।
जिसमें भारत पर आरोप लगाया कि वो विद्रोहियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स अब मुक्ति वाहिनी बन चुकी थी। भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि हर तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की जा रही है। भारत ने करीब 1 लाख बंगालियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाई। पारंपरिक युद्ध लड़ने के लिए करीब 30,000 सिपाहियों को बटालियनों के रूप में संगठित किया, जबकि 70,000 गुरिल्ला युद्धों के लिए ट्रेन किया। पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा था। इस बीच 4 पाकिस्तानी सेवर जेट विमान पश्चिम बंगाल के ऊपर भारतीय वायु सीमा में घुस आए, जिनमें से 3 को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन वो आखिरी दांव चल रहा था। किसी तरह चीन का समर्थन पाने के लिए याह्या खान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन सरहद पर जमी मोटी मोटी बर्फ के चादर के बीच से चीनी सैनिकों का भारत की ओर बढ़ना नामुमकिन था। धीरे धीरे सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय फौज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। पूर्व और पश्चिम दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन को पटखनी देने का इंतजाम हो चुका था, लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद भारतीय फौज सरहद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान ने एक मूर्खता कर दी। उसे लगा कि अगर भारत के पश्चिमी हिस्सों को वो निशाना बनाएगा तो भारत पूर्वी इलाकों से पीछे हट जाएगा। उसे भारत की तैयारियों का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के कई अहम हवाई अड्डों पर एक साथ बमबारी शुरू कर दी और युद्ध का आगाज हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने फौरन जवाब दिया। दुश्मन के इलाकों पर चुन चुन कर बमबारी होने लगी। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे से भारत में घुसने की कोशिश की। रामगढ़ के रास्ते जैसलमेर पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी टैंक बढ़ने लगे, लेकिन लोंगेवाल में मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की। आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश को संबोधित किया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. पाकिस्तान भारतीय लड़ाकू विमानों को एक झटके में तबाह कर देना चाहता था, लेकिन भारत की तैयारी कुछ ऐसी थी कि इंडियन एयरफोर्स का एक भी लड़ाकू विमान जमीन पर नहीं गिरा। मतलब पाकिस्तान का इतना बड़ा हमला बेकार गया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर प्रचंड प्रहार शुरू कर दिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों आपस में मिलकर दुश्मन का दम निकालने में लग गए। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी। मैं सीनियर था, मैं चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ था। मेरे पास मेरे साथ साथ मेरे नेवी के से एडमिरल नंदा और एयरफोर्स के थे एयर चीफ मार्शल लाल, और हम लोग हमेशा मिला करते थे। पहले तो रोज़ मिलते थे, फिर हफ्ते हफ्ते मिलते थे, और सब प्लान जितने बनाए थे सब साथ बनाए थे। पूर्वी कमान को पाकिस्तानी फौज को तबाह करने और पूर्वी पाकिस्तान के अहम ठिकानों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने पश्चिमी मोर्चे पर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान तैयार किया। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर को भरोसा था कि वो आराम से जैसलमेर तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के 2000 से 3000 सैनिक जैसलमेर पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ने लगे, तो राजस्थान के लोंगेवाल पोस्ट पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट के करीब 100 जवान और अफसर तैनात थे, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी।
कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने लोंगेवाल की लड़ाई से जुड़ी यादों को साझा किया था। हमें ये भी पता था कि ये फौज जो है हमारे से बहुत बड़ी है, इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे जवान थे 23 पंजाब रेजिमेंट के, उन्होंने बहुत दिलेरी और बहादुरी दिखलाई। हम घेरे में आ गए थे, चारों तरफ से घेरा पड़ गया था टैंकों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, लेकिन जो हमारे जवान थे उनकी शहादत, उनकी दिलेरी, उनकी दृढ़ता, उसने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब रेजिमेंट के सूरमाओं ने पूरी रात पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाल में रोके रखा। सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मदद के लिए पहुंच गए। उन दिनों जैसलमेर एयरबेस के कमांडर थे MS बावा। कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में रिटायर्ड एयर मार्शल MS बावा ने लोंगेवाल में एयरफोर्स के पराक्रम को इस अंदाज में याद किया था। रात को पूरी तैयारी करके हवाई जहाज लोड करके अपना वेपन लोड करके सुबह की इंतज़ार थी हमें। 10 मिनट पहले सुबह होने से चला के जहाज़ को उड़ा दिया ताकि वो फर्स्ट लाइट पे एनिमी के ऊपर पहुंच जाए। जब शुरू में लाइट आई सुबह 7:03 पर मेरे जहाज़ 2 पहुंच गए उधर। 2 और 2 रखे थे, 2 जाते थे, 2 आते थे, 2 जाते 2 आते थे। तो जब उधर पहुंच गए उन्होंने देखा तो टैंक तो बहुत नंबर पे थे वहाँ पे, तो उन्होंने मारना शुरू किया। नीचे से ये मारते थे गोला उनको, पर वो गोला हवाई जहाज स्पीड पे होता है, लगता नहीं है जल्दी से। इन्होंने जहाँ जहाँ भी टैंक इनको दिखाई दिए इन्होंने मार दिया। सूरज की पहली रोशनी के साथ ही हंटर विमानों ने दुश्मन के टैंकों को एक एक कर तबाह करना शुरू कर दिया। दोपहर तक इंडियन एयरफोर्स के प्रचंड हमले ने पाकिस्तानी सेना के 40 से अधिक टैंक और 100 गाड़ियां तबाह कर दी। मदद के लिए आर्मी के जवान भी लोंगेवाल पोस्ट पहुंच गए। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने पीछे भागने में ही भलाई समझी। आजादी के बाद पहली बार भारतीय सेना के तीनों अंग बेहद सूझबूझ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। युद्ध शुरू होने के करीब 2 महीने पहले तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। नेवी की तैयारियों की जानकारी देने के बाद एडमिरल नंदा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा, अगर नेवी कराची पर हमला करे तो क्या सरकार को कोई राजनीतिक आपत्ति हो सकती है? मिसेस गांधी का जवाब था, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर। एडमिरल नंदा को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। 1 दिसंबर को ही भारतीय नेवी ने आगे बढ़ने की तैयारी कर ली। कराची हार्बर पर नेवी कड़ी टक्कर देने लगी। पाकिस्तान को एहसास नहीं था कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ मिलकर उसके सारे प्लान को तहस नहस कर देगी। पूरा वेस्टर्न फ्लीट 2 दिसंबर को ही मुंबई से कूच कर गया। नेवी कमांडर्स के हाथ में सील्ड लिफाफा था। उनसे साफ साफ कहा गया था कि लिफाफा युद्ध शुरू होने के बाद ही खोला जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची को तबाह करने की पूरी प्लानिंग सील्ड लिफाफे में थी। एक सिग्नल आया, कहता अंगद। अरे हमने बोला ये मतलब, चीफ ऑफ स्टाफ ने बोला CC साहब को बता दो, एडमिरल कोहली। एडमिरल कोहली ने जब फोन उठाया, मैंने कहा सर वी हैव रिसीव्ड अ सिग्नल अंगद। फोन नीचे गिरा दिया। 10 मिनट के बाद पजामा कुर्ता में एडमिरल कोहली MOR में आ गया। उसको पता था कि भारत की ओसा क्लास मिसाइल बोट्स ने अटैक कर दिया है कराची पे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया। पहले हमला निपट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। सभी बोट्स 4-4 मिसाइलों से लैस थी। कोई भी मिसाइल मिस नहीं हुआ और 3 उनके जहाज डूब गए। 500 के कुछ लोग घायल हो गए, कुछ मर भी गए। पहले PNS खैबर, फिर PNS चैलेंजर और PNS मुहाफिज को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो दिया। पाकिस्तानी नेवी समझ गई थी कि बड़ा खतरा दूर नहीं,
ऐसे में दिन रात कराची पोर्ट के चारों तरफ छोटे विमानों से निगरानी शुरू कर दी गई। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का वो ब्रह्मास्त्र था जिससे भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे। INS विक्रांत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को बढ़ाया, लेकिन INS राजपूत ने 93 सैनिकों वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी को तबाह कर दिया। जंग में बगैर एक भी गोला दागे PNS गाजी समुद्र में समा गई। सैम मानेकशॉ के दिमाग में पूरी रणनीति बिल्कुल साफ थी। उनका प्लान था कि पूरा फोकस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने पर लगाना है। उनको पता था कि पूर्व में पाकिस्तान हार गया तो उसके हौसले वैसे ही पस्त हो जाएंगे। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ भारतीय फौज की नहीं थी, इसके साथ कई अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका से आ रही थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई के लिए मानेकशॉ को फ्री हैंड दे दिया था और खुद उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी एक बड़ी कूटनीतिक लड़ाई की। कल आपको दिखाएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने दुनिया की महाशक्तियों से टक्कर ली और पाकिस्तान को एक करारी हार की तरफ ढकेल दिया। आप मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।